नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। अध्ययन में एक टॉपिक दिया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। उससे हम 3 वीडियो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड हम 3 वीडियो बनाए हैं फ्रेंड्स, और ये तीनों 1-1 घंटा की वीडियो है, यानी कि 3 घंटा की वीडियो है। यदि आप इस तीनों वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं पूछा जाएगा, इसी में से आपका फंस जाएगा। तो अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा। बाकी आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स से, यानी कि आपका साइंस से क्वेश्चन होने वाला है। और साइंस में भी आपकी 3 वीडियो आएगी, एक फिजिक्स की आएगी, दूसरी केमिस्ट्री की और तीसरा आपका बायोलॉजी की। तो आज हम लोग फिजिक्स में देखेंगे 1000 ऑनलाइनर क्वेश्चन, यानी 1000 प्लस में आपके क्वेश्चन हैं। और टोटल ये एनसीईआरटी से लिया गया, क्या एनसीईआरटी की बुक से लिया गया, पूरा सार संग्रह एनसीईआरटी का ही। और बार बार यही क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, और इसमें हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे, क्या चैप्टर वाइज देखेंगे। ओके, तो आपको भी एग्जाम देना है। आप चाहे किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करें, जरूरी नहीं कि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए ही स्पेशल है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो उसमें यही क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिलता है। तो आइए बिना देर के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, और आपका जो चैप्टर है ये मापन से है, क्या मेजरमेंट से है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मूल भौतिक राशियां की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे, 7 बता देंगे। ओके, कौन कौन सी मूल भौतिक राशियां होती है उसको भी जान लीजिए। तो देखिए, लंबाई आपका होता है, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। यही आपकी 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो क्या बताएंगे, कैंडेला होता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है पेपर में कि 1 प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, तो क्या बताएंगे, 9.46 मल्टीप्लाई 10 के पावर 12 किलोमीटर। क्या होता है, 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है। ओके, आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। क्या दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो क्या है आपका पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि 1 पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होता है, तो 1 पारसेक में 3.262, क्या 3.262 प्रकाश वर्ष होता है 1 पारसेक में। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है कि वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है, तो बार होता है। क्या बार होता है। अच्छा, शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का मात्रक आपका वाट होता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि कार्य का या ऊर्जा का, दोनों का, यानी कि वर्क एंड एनर्जी, कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। क्या जूल होता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। एमकेएस प्रणाली में, क्या एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। ओके, अब यहाँ से देखिए, जो आपकी मूल राशि जो हमने बताया है कि जो आपकी मूल राशि 7 होती हैं, उसका हम लोग मात्रक देख लेते हैं। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए, भौतिक मूल राशि का होना है, तो सबसे पहले आपकी लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। समय का मात्रक सेकेंड हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। ताप का मात्रक केल्विन हो जाएगा। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होगा, मोल हो जाएगा। और ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो जाएगा। ओके, बाकी इधर आपका इधर प्रतीक विद्या है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन इसका मात्रक जरूर आप लोग याद रखिएगा। मात्रक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है, तो 1.0 बार के। वही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, तो 10 के पावर -12 ग्राम के बराबर। पास्कल किस राशि का मात्रक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पास्कल किस राशि का मात्रक है, तो दाब का मात्रक है। ओके, बल का मात्रक क्या होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कि बल का मात्रक क्या होता है, तो क्या बताएंगे, न्यूटन होता है। ओके, आवेग का मात्रक क्या होता है, तो क्या बताएंगे, न्यूटन सेकंड होता है। क्या न्यूटन सेकंड होता है। ओके, चलिए ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं, ये तो कई बार ये रिपीट हो चुका है कि वायुमंडल में ओजोन जो परत है उसकी मोटाई मापने की मात्रक क्या होती है। ओजोन परत की मोटाई मापने की जो मात्रक है क्या है, डाप्सन है। इसको याद रखिएगा, ओजोन परत मापने की जो मोटाई की मापने की जो मात्रक है क्या है, डाप्सन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है।
क्या एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है? तो तरंग दैर्ध्य को, क्या तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। ओके, और एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाइए कि एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁶ मीटर, अगर वहीं सेंटीमीटर में लेगा तो 10⁻⁴ सेंटीमीटर, अगर मिलीमीटर में है तो 10⁻³ मिलीमीटर। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। और आगे है कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो क्या बता देंगे आप? ओम मीटर होता है। क्या? ओम मीटर होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, रेडियन एवं स्टेरेडियन, क्या रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? तो ये पूरक मात्रक हैं। ओके, और ये जल का बहाव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, कि जल का बहाव किसमें मापा जाता है? तो क्यूसेक में। क्या? क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, क्या दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बाइनोक्यूलर दूरबीन का। क्या? बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि दुग्ध उत्पादों में, क्या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्यूटेरोमीटर का। क्या? ब्यूटेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लक्स मीटर का। क्या? लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, समतल कोण घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? तो जो आपका समतल कोण है और घन कोण है ये पूरक राशियां। क्या? पूरक राशियां हैं। अगला क्वेश्चन, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो क्या बताएंगे? स्टेथोस्कोप का। क्या? स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब हम लोग यहाँ से देख लेते हैं अदिश राशियाँ एवं सदिश राशियाँ, और ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ, ध्यान दीजिएगा अदिश राशियाँ कौन कौन सी होती है और सदिश राशियाँ कौन कौन सी होती है। अभी मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा जिससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए अदिश राशि में क्या आता है? दूरी होगा, चाल होगा, द्रव्यमान होगा, आयतन होगा, समय होगा, कार्य, घनत्व और विद्युत धारा। ये क्या है? सब अदिश राशियाँ हैं। सदिश राशि में क्या होगा? बल होगा, विस्थापन होगा, वेग होगा, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, ज्योति तीव्रता और विद्युत तीव्रता। ये आपके सदिश राशियाँ है। अब इसको याद नहीं, रटना नहीं, ध्यान रखिएगा। अदिश राशि सदिश राशि पहचानने का एक नियम है कि जहाँ पर भी वो दिखाई देगा, क्या जहाँ पर भी वो दिखाई देगा वो समझिए कि सब सदिश राशियाँ हैं। लेकिन दो चीज़ को छोड़कर, क्या द्रव्यमान और विद्युत धारा, इसको याद रखिएगा कि द्रव्यमान और विद्युत धारा अदिश राशियाँ हैं, और इसको छोड़कर बाकी कहीं पर भी अगर वह दिखाई दे देगा तो ये सभी सदिश राशियाँ हैं। जैसे कि देखिए वह या ब को, ठीक है, वह या ब देखें, जैसे कि बल में, ठीक है, विस्थापन में वह है, वेग में वह है, संवेग में वह है, त्वरण में वह है, कोणीय वेग में वह है, चुंबकीय तीव्रता में देखिए यहाँ पर भी वह है, विद्युत धारा में यहाँ पर भी वह है। तो यानी कि जहाँ पर भी वह और ब दिखाई दे देगा ना, सब समझिएगा कि सदिश राशियाँ हैं। ओके, दो इसमें आपका अपवाद में है द्रव्यमान और विद्युत धारा। बाकी अगर रटना है तो आप लोग रट लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये चैप्टर समाप्त होगा हम लोग का पहला। अब हम लोग देखेंगे गुरुत्वाकर्षण। क्या? गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण से देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण का पहला क्वेश्चन ये रहा कि पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? क्या पृथ्वी पर पलायन वेग कितना होता है? तो क्या बताएंगे? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ओके, यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेव छोड़ा जाएगा तो उसकी गति क्या होगी? तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान वो होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकता है? अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे क्यों खड़े नहीं रह सकता है? तो आप क्या बताएंगे कि गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण, यानी कि निर्वात में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर जो परिक्रमा कर रहा है, जो उपग्रह कर रहा है कृत्रिम उपग्रह, वो किसके कारण नहीं गिरता है? तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के कारण वह नहीं गिरता है। ओके, अगला क्वेश्चन, एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता रहता है? तो वही होगा अपकेंद्रीय बल के कारण। क्या? अपकेंद्रीय बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि, एक मिनट,
का क्वेश्चन कर रहा है कि चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से क्या होती है, कम होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? तो क्या बताएंगे, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण होती है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। क्या? एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर क्या होगा, आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तब क्या बताएंगे, जब वो झूला पर बैठी है और जैसे अचानक अगर झूले पर खड़ी हो जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या? कम हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण, जो लोलक की गर्मियों में धीमी, लोलक घड़ी जो होती है गर्मियों में धीमी हो जाती है, जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। यानी कि लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण ही लोलक घड़ी गर्मियों में क्या होगी, धीमी हो जाती है, और जबकि शीतकाल में क्या होगी, तीव्र गति से चलने लगती है। ओके, आगे अगला क्वेश्चन है कि हवा में लोहे और लकड़ी की, क्या हवा में लोहे एवं लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी और लोहे वाली पहले गिर जाएगी। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी के किस स्थान पर पिंड का भार सर्वाधिक होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि पृथ्वी के किस स्थान पर पिंड का भार सर्वाधिक होता है? तो क्या बताएंगे, ध्रुवों पर। कहाँ? ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कि लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब उस व्यक्ति का भार सर्वाधिक महसूस होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, भूतुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो 24 घंटे होती है। कितनी? 24 घंटे होती है। अगला क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी 2 गुनी होती तो, अगला क्वेश्चन कि यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी 2 गुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता? तो वर्तमान का 1/4 होता। क्या? वर्तमान का 1/4 होता। अगला क्वेश्चन है कि लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की लंबाई पर। क्या? लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कि पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना होता है? 1/6 होता है। यानी कि चंद्रमा पर कितना होगा? 1/6 होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है, इसी कारण पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। क्या? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? तो जी का मान बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रीय झूले पर झूलते समय, क्या चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण। किसके? अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका, अब अगला क्वेश्चन आपका अगला नेक्स्ट चैप्टर है पदार्थ के सामान्य गुण। क्या? पदार्थ के सामान्य गुण। और पदार्थ के सामान्य गुण से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक? तो साबुन के जो बुलबुले का दाब होता है वायुमंडलीय के दाब से क्या होता है? अधिक होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक, क्या स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या? पास्कल के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी से समुद्र में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? तो नदी से समुद्र में जैसे आप प्रवेश करेंगे तो वह समुद्र में कुछ ऊपर उठ जाते हैं। जैसे मान लीजिए नाव से आप जा रहे हैं नदी से समुद्र में जैसे ही पार करेंगे तो क्या होगा? कुछ जहाज जो है ऊपर उठ जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। क्या? उसका आकार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? तो क्या बताएंगे कि वायु दाब में कमी होने के कारण। क्या? वायु दाब में कमी होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? तो समुद्र जल का जो घनत्व है नदी के जल से अधिक होता है। क्या? समुद्र जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है, इसीलिए नदी के अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का क्या कारण है? तो अणुओं के मध्य ससंजक बल। क्या? अणुओं के मध्य ससंजक बल, यही इसका मुख्य कारण है पृष्ठ तनाव का। अगला क्वेश्चन है कि बैरोमीटर, क्या बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसम दशाएं इंगित होती है? तो मान लिया जाता है कि अगर अचानक बैरोमीटर का पैमाना गिर रहा है यानी कि तूफानी मौसम आने वाला है। ओके, चलिए, तेल जो है जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? जो तेल जो है, आप तेल देखिए, अगर आप जल पर डालेंगे तो ऊपर तैरने लगता है। क्यों? क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव है जल से कम होता है, यानी कि जल से पृष्ठ तनाव किसका? तेल का कम होता है, इसीलिए तेल जो है जल पर तैरने लगता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो ये जल के पृष्ठ तनाव के कारण। क्या? जल के पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुएं से पानी, क्या कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? तो देखिए, जैसे आप कुएं से अगर भरी बाल्टी को बाहर खींचेंगे तो जब तक बाल्टी पानी में रहेगी तब तक आपको क्या होगा? वो हल्की नजर आएगी, लेकिन जैसे ही बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आएगी तो भारी हुई हो जाएगी, यानी कि भारी महसूस होगी आपको। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है, इसीलिए वायुमंडल में बादल तैरते रहते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों की जड़ों से, क्या पौधों की जड़ों से पर्णपातियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण होता है? तो ये केशिकत्व के कारण ही आपका वो पहुँचता है, ओके, जड़ तक। आगे देख लेते हैं कि स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? यानी कि आप देखे होंगे, आप लालटेन या स्टोव जो भी जलाते होंगे तो वो क्या होता है कि किसके कारण तेल ऊपर चढ़ने लगता है? तो केशिकत्व के गुण के कारण। क्या? केशिकत्व के गुण के कारण ही। अगला क्वेश्चन है कि अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्थता सर्वाधिक होती है? तो क्वार्टज की, क्या क्वार्टज की प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जल का पृष्ठ तनाव घट जाएगा, जैसे अपमार्जक मिलाएंगे तो जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केशिकत्व के सिद्धांत पर। किसके? केशिकत्व के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? तो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, इसी के बराबर होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो जल का सर्वाधिक घनत्व, सापेक्षिक घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर, जल से मान लीजिए कोई बाल्टी भरी है और उसको हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? तो संयंता के कारण। किसके? संयंता के कारण। ओके, अगला क्वेश्चन, धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? धातु की शुद्धता ज्ञात करने के लिए तो आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या? आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस से किस कारण चिपक जाते हैं? जल से निकालने पर शेविंग ब्रश, आप देखेंगे जो दाढ़ी बनाना जो आपका ब्रश होता है, दाढ़ी बनाने के बाद उसको रखेंगे तो उसके जो उसमें लगा होता है, बाल लगा होता है, वो आपस में क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण ही चिपक जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि स्टील रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों होता है? तो स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। ओके, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है कि वाहनों में लुब्रिकेंट आयल, जिसको स्नेहक तेल कहते हैं, का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो घर्षण को कम करने के लिए। क्या? घर्षण को कम करने के लिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। क्या? प्रणोद कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला चैप्टर है आपका ध्वनि, साउंड। साउंड से देख लेते हैं।
तो साउंड से रहा ये आपका पहला क्वेश्चन कि पराध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है। जो पराध्वनिक जेट, ठीक है, यानी कि सुपरसोनिक जो जेट हैं से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है, तो ओजोन परत को। किसकी? ओजोन परत को। अगला क्वेश्चन है कि किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग? डेसिमल इकाई का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे। तो कितनी होनी चाहिए? 16.5 मीटर होनी चाहिए। ओके। अगला क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। तो आपका कितना होता है? 343 मीटर प्रति सेकेंड होता है। समुद्र तल पर 20 डिग्री पर तापमान होता है। ओके। अगला क्वेश्चन, सिनेमा घरों या बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है। इसका कारण क्या है? अनुसरण है। क्या? अनुरणन के कारण होता है। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रमा के धरातल पर, क्या चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। इसका कारण क्या होता है? चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति रहेंगे तो अपने बात करेंगे तो एक दूसरे को सुन नहीं पाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या होता है? कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ओके। अगला क्वेश्चन, वह जय पदार्थ, क्या वह जय पदार्थ प्रस्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो सोनोग्राफी कहते हैं। क्या? सोनोग्राफी कहते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है। यानी कि मानव को सुनने की जो क्षमता होती है, तीव्रता कितनी तक होती है? 45 डेसिबल तक होती है। ओके। अगला क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका क्या कारण होता है? तो वे पाराध्वनिक तरंगे उत्पन्न करते हैं और इन्हीं के द्वारा वह निर्देशित होते रहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। टीवी रिमोट में किस तरंगों का? तो अवरक्त तरंगों का। किसका? अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ओके। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो चीज़ दिया गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको समझिएगा। यहाँ पर ध्वनि का स्रोत दिया गया है और या इसकी तीव्रता दी गई है डेसिबल में। जैसे साधारण बातचीत के लिए कितनी तीव्रता यानी कि डेसिबल होना चाहिए? तो 30 से 40 डेसिबल। ओके। तेज बातचीत में 50 से 60। तेज संगीत या स्वर में 80 डेसिबल से अधिक होता है। पेड़ से पत्तों की सरसराहट 10 से 20 डेसिबल। ओके। सायरन जो पुलिस की गाड़ी में या एम्बुलेंस में लगी रहती है तो उसका डेसिबल ध्वनि यानी कि तीव्रता कितनी होती है? 110 से 120 डेसिबल। जेट विमान 140 से 150। ओके। और औद्योगिक यंत्र संयंत्र या कारखाने कितना होता है? 100 से 120 होता है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ है आपका कि टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग में लाई जाती है? तो आपका हो जाएगा आंसर अवरक्त विकिरण है। क्या? अवरक्त विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या है? तो नाइट्रोजन, जल और उसके बाद क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। ओके। ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक होती है। ध्यान दीजिएगा, ध्वनि की जो चाल है ये ठोस माध्यम में सर्वाधिक होती है, द्रव माध्यम में उससे कम और गैसीय माध्यम में सबसे कम होती है। ओके। चलिए, तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान के घटने से ध्वनि का वेग भी क्या हो जाता है? घट जाता है। ओके। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? तो जो आपकी ध्वनि है वो निर्वात से होकर नहीं गुजरती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में ध्वनि जो तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में गमन कर सकती है, लेकिन धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। क्या? धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। ओके। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? तो ध्रुवण आपका हो जाएगा आंसर। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ओके। प्रतिध्वनि का कारण होता है क्या? ध्वनि तरंगों का परावर्तन। अगला क्वेश्चन है कि प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? तो प्राश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। क्या? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, आता है बार बार। प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती है? तो जो प्राश्रव्य ध्वनि तरंग होती है एक कुत्तों एवं डॉल्फिन मछलियों द्वारा सुनी जा सकती है। ओके।
चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला आपका टॉपिक है ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी से। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुब्बारे के आयाम में वृद्धि हो जाएगी। क्या? गुब्बारे के आयाम में यानी कि डायमेंशन में क्या होगा? वृद्धि हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन, तेज हवा वाली रात्रि में क्या तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है? तेज हवा बनने का तो देखेंगे कि उस दिन रात में ओस नहीं बनती। इसका कारण क्या होता है? वाष्पीकरण की दर का तेज होना, यानी कि उस दिन वो क्या होगा? वाष्पीकरण तेज हो जाएगा, इसीलिए ओस नहीं बनती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। क्या? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं पूर्ण विकिरण तापमापी या पायरोमीटर उसी को कहते हैं। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ से थोड़ा सा इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फ़ारेनहाइट का हिमांक देख लेंगे और उसको सेल्सियस में देखेंगे, फिर केल्विन में देख लेंगे। ओके। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी आप लोग रट लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है? परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है? तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। ओके। स्वचालित ईंधनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो स्वचालित ईंधनों में एथिलीन ग्लाइकाल का क्या? एथिलीन ग्लाइकाल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब बर्फ़ पिघलती है, क्या? जब बर्फ़ पिघलती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयतन घटता है। बर्फ़ पिघलेगी तो उसका आयतन क्या होगा? जाहिर सी बात है कि घट जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो एक समान तापमान को बनाए रखता है। क्या? थर्मोस्टेट। ओके। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस चाहिए। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में लेंगे तो 310 केल्विन होना चाहिए स्वस्थ मनुष्य के शरीर के तापमान। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। उबलते जल की तुलना में, क्या? उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है। इसका कारण क्या है? तो भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। क्या? भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, यही कारण आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर एक समान रहते हैं? तो 4 डिग्री, क्या? 40 डिग्री का 40 डिग्री पर आपके सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम आपके एक समान रहते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है कि शीशे की छड़, क्या? शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शीशे की छड़ को जब भाप में रखेंगे तो इसकी लंबाई क्या होगी? ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ओके। अगला क्वेश्चन है कि सर्दियों में लोहे के टुकड़े, क्या? सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है? तो इसका आंसर होगा कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक होता है, इसीलिए देखेंगे कि ठंडी में लकड़ी गर्म आपकी महसूस होती है और लोहा क्या होगा? ठंडा महसूस होता है। अगला क्वेश्चन, यदि वायु का तापमान बढ़ता है, क्या? यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका जल ग्रहण करने की जो क्षमता है जल वाष्प की वो भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। पदार्थ की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है? तो पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर। किस पर? पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर आपकी ऊष्माधारिता निर्भर करती है। आगे देख लेते हैं। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहले तो घटेगा, फिर क्या होगा? बढ़ने लगेगा। ओके। अगला क्वेश्चन है कि दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जल का क्वथनांक बढ़ेगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है? तो ऊपर सफ़ेद नीचे काला, देखेंगे होंगे ऊपर सफ़ेद नीचे काला। गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है? तो ऊपर सफ़ेद नीचे काला। आगे देख लेते हैं। रेल की 2 पटरियाँ उड़ते समय, क्या? रेल की 2 पटरियाँ जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह क्यों छोड़ दीजिए? देखे होंगे जैसे मान लीजिए कि रेल की 2 पटरियाँ हैं, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से समझिए, एक यहाँ से इसको एक ही माने की पटरी है, ठीक है, एक मिनट,
इस तरीके से हो गया, इस तरीके से देखे होंगे। माने कि रेल की पटरी थोड़ा सा यहाँ पर गैपिंग छोड़ दिया जाता है। ओके, इस तरीके से जब भी जोड़ा जाता है रेल की पटरियों को तो देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर गैपिंग छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है, वहीं पूछा जा रहा है कि रेल की दो पटरियाँ जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह क्यों छोड़ दी जाती है। तो पटरियों को उसमें प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए, यानी कि गर्मी के दिनों में उसमें प्रसार होगा तो वो पटरियाँ टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए, इसीलिए गैप छोड़ दिया जाता है। मान लीजिए गर्मी में अगर इस तरीके से थोड़ा सा गैपिंग छोड़ा गया है तो गर्मी में क्या होगा, इसका प्रसार होगा तो ये दोनों जाकर का हो जाए चिपक जाएंगे, यानी कि गैपिंग जब रहेगा तभी तो चिपकेंगे ना, यही रीजन होता है। आगे देख लेते हैं, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है किसके ऊपर, तो ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलर यानी कि एयर कंडीशनर, ठीक है, किसे नियंत्रित करता है, तो ये आर्द्रता एवं तापक्रम को नियंत्रित करता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका जो टॉपिक है ना, इसी में क्या है, अभी क्वेश्चन ही बचा हुआ है, देख लेते हैं। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत पर आधार पर कार्य करता है, तो वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर। किसके, वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, तो जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन, पसीने की हमारी शरीर में क्या भूमिका होती है, जो पसीना होता है उसका हमारे शरीर में क्या भूमिका होती है, तो यह शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में सहायता करता है। ओके, अगला क्वेश्चन, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम क्यों महसूस होता है। देखे होंगे इस समय गर्मी में पंखा चलता है तो आपको आराम होता है, क्यों, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, मिट्टी के घोड़े क्या मिट्टी के घड़े घोड़े बोल दिए, मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है, तो वाष्पीकरण के कारण। किसके, वाष्पीकरण के कारण ही मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्मस बोतल में क्या, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस प्रकार की पदार्थ की परत लगाई जाती है, तो आपका सिल्वर लेयर यानी कि रजत परत लगाई जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, तो इसका कारण होता है क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा किसका उदाहरण है, ऊष्मा जो है किसका उदाहरण है, तो ऊर्जा का। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयोग में लाई जाती है, तो एक्स किरणें। क्या, एक्स किरणें। सीटी स्कैन देखे होंगे आपका जब होगा तो उसमें किस किरण का प्रयोग किया जाएगा, एक्स किरण का। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है, आदर्श गैस की यानी कि आइडियल गैस की, तो केवल ताप पर। किस पर, केवल ताप पर। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रकार का उदाहरण है, तो समतापी प्रक्रम। क्या, समतापी प्रक्रम इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं, तो रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा। क्या, रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल के बराबर होती है, तो 4.18 × 10⁻³ जूल कार्य के तुल्य के बराबर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगा लीजिएगा कि जल का जो घनत्व है किस ताप पर अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। क्या, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, तो ऊर्जा संरक्षण। क्या, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर ही ये अवधारणा पर पुष्टि करता है। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है, जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। क्या, पानी जमने पर फैलता है, इसीलिए बोतल टूट जाती है। आगे देख लेते हैं, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है, तो क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब भी घटता जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। क्या, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, तो ये विकिरण। सबसे ज्यादा ऊष्मा किसके द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होगी, तो विकिरण के द्वारा। क्या, रेडिएशन यानी विकिरण के द्वारा। आगे, किसी पदार्थ का तापमान। क्या, किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं, तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। क्या, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा।
अगला क्वेश्चन है कि एक कृष्णिका किसे उत्सर्जित करता है, एक ब्लैक बॉडी यानी कि कृष्णिका किसे उत्सर्जित करता है, तो सभी तरंग दैर्ध्य का विकिरण क्या होगा, सभी तरंग दैर्ध्य का विकिरण उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन है कि एथिल एल्कोहल, क्या एथिल एल्कोहल किस तापमान पर जमता है, तो 114 डिग्री सेल्सियस पर एथिल एल्कोहल जम जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन है कि तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है, तो तारों के अंदर जो है ऊर्जा उत्पादन करने के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है, ताप नाभिकीय अभिक्रिया, क्या ताप नाभिकीय अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है कि तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है, तो उनका तापमान, तारों का जो रंग होता है क्या प्रदर्शित करता है, तो उनका तापमान को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन, एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर यानी कि ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो सेकेरोमाइसिस सेरेवेसिका इसी का प्रयोग किया जाता है। ओके। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है कि ऊनी कपड़े शरीर को क्यों गर्म रखते हैं, क्योंकि ऊन उष्मा का एक क्या होता है, खराब चालक होता है, यानी बैड कंडक्टर होता है। ओके। चलिए अब अगला है आपका प्रकाशिकी चैप्टर है, इससे हम लोग देख लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है। तो पहला है आपका कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश तंतु है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो क्या बताएंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मृग मरीचिका, क्या मृग मरीचिका किसका उदाहरण है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है क्या, मृग मरीचिका। अगला क्वेश्चन, प्रकाश तरंगों के वाय से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं। जो प्रकाश तरंगे हैं उनके वाय से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं, तो तरंग दैर्ध्य और वेग, इनके गुण प्रभावित होते हैं। ओके। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ओके। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है, तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, क्या प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। और अगला क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझ लीजिएगा फ्रेंड्स कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए आप लोग जाते हैं दाढ़ी बनाने ना, तो उसमें जो दर्पण लगा रहता है यानी कि जो शीशा लगा रहता है क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। ओके। अगला क्वेश्चन, प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैसों का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें होता है नियान होता है, क्या नियान होता है। अगला क्वेश्चन है कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। ध्यान दीजिएगा, पूछेगा कि किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, तो क्या बताएंगे, लाल रंग की। और जबकि बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे क्या होती है, कम होती है। ओके। अगला क्वेश्चन है कि हॉरिजॉन यानी कि क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। ओके। अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इसका भी आंसर हो जाएगा। ओके। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो लाल प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है, क्या लाल जो प्रकाश होता है उसका प्रकीर्णन क्या होगा, सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देता है, तो बहुलित परावर्तन और व्युतीकरण के कारण। आप देखेंगे जैसे आप लोग कपड़ा धोने जाते हैं तो बाल्टी में साबुन डालेंगे तो जो झाग होता है तो वो देखेंगे तो वो क्या होगा, चमकदार रंग का दिखाई देगा। ओके। तो किसके कारण दिखाई देता है, बहुलित परावर्तन और व्युतीकरण के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन तो इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा जाए कि स्पष्ट दृष्टि यानी कि क्लियर विजन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। कितनी, 25 सेंटीमीटर होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि तंतु प्रकाशिकीय संचार में यानी कि फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो प्रकाश तरंगों के द्वारा। किसके, प्रकाश तरंगों के द्वारा। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि
यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल आपकी मीटर प्रति सेकंड में है। जैसे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है 3.10 के पावर 8 मीटर सेकंड, और कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है तो 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। जल में प्रकाश की चाल क्या होती है तो 2.25 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ओके, दिया गया तारपीन का तेल का प्रकाश की चाल दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है। परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंखों के रेटिना की तुलना, तो फिल्म से आंखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है। ओके, इंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इंडोस्कोप तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, किस पर, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर इंडोस्कोप कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है तो तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश की जो विकिरणों की प्रकृति होती है कैसी होती है, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग क्या है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परावर्तित करता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है कि हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है। अगर पूछा जाए कि हीरा क्यों चमकता है तो क्या बताएंगे, उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है, क्योंकि हीरे का जो अपवर्तनांक होता है अधिक होता है, इसीलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। हीरा को जितना ही तराशेंगे क्या होगा, वो अधिक उसकी चमक और बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है। जो प्रकाश की गति है वो किस माध्यम में सबसे कम होती है तो हीरे में। ओके, अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, यानी कि सूर्यास्त होते समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है तो क्या बताएंगे, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। वो देखिए इसको याद करने का क्या है, जैसे दूर हो गया दूरदृष्टि दोष हो गया, और एक निकट हो गया। तो देखिए दूर को बोलेंगे लास्ट में क्या आ रहा है दू मतलब क्या, उत्तर लेंस। वहीं अगर पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए तो यानी कि उत्तर लेंस। निकट के लिए निकट अवतल लेंस और दूर के लिए उत्तर लेंस। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि नीला, हरा एवं लाल तीनों क्या है प्राथमिक रंग। अगर पूछा जाएगा आपसे, थोड़ा सा बोलने में गला पकड़ रहा है। ठीक है, नीला, हरा, अगर पूछा जाएगा कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं तो क्या बताएंगे, नीला, हरा और लाल, यही तीनों आपके प्राथमिक रंग होते हैं। ओके, चलिए वस्तु के त्रिविम यानी कि 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीकी को क्या कहते हैं तो क्या बताएंगे, होलोग्राफी कहेंगे। होलोग्राफी कहेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है तो उसके तरंगदैर्ध्य से। प्रकाश का जो रंग होता है उसके तरंगदैर्ध्य से ही निर्धारित होता है। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है तो उत्तर लेंस होता है। उत्तर लेंस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूरदर्शन के संकेत दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं तो पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण, पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण ही नहीं मिल पाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कि दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है तो क्या बताएंगे, आवृत्ति मॉड्यूलन। आवृत्ति मॉड्यूलन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसको FM, यानी कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि FM का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या बताएंगे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। ठीक है, चलिए किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो क्या बताएंगे, समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। जो समतल दर्पण होगा कितना, व्यक्ति की न्यूनतम ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में दृश्यावलोकन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो उत्तर लेंस। यानी कि वाहनों में जो आप देखेंगे जो ग्लास लगा रहता है, शीशा लगा रहता है, पीछे की वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग, कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। ओके, दृष्टिपटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है तो दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर वस्तु से छोटा व उल्टा आपका चित्र बनता है। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है तो क्या बताएंगे, नीला प्रकाश का।
अगला क्वेश्चन है कि एक आंख की अपेक्षा क्या एक आंख की अपेक्षा दो आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या कारण होता है? तो इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई जो गहराई होती है सही अनुमान होता है। ओके, चलिए वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? तो वायु में उपस्थित धूल कण, यही उसका प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो जो भी अंतरिक्ष यात्री होता है आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ओके, अगला निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग? अभी हमने बताया मतलब क्या? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो डायोप्टर होती है। क्या? डायोप्टर होती है। अब यहाँ से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये विभिन्न रंगों के तरंग दैर्ध्य यहाँ पर दिया गया है। ओके, जैसे बैगनी का देखेंगे तो तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखेंगे तो लाल का है और सबसे कम किसका है? बैगनी का। देखिए बैगनी का कितना है? 39 एंगस्ट्रॉम से लेकर आपका 4460 तक है, और वहीं लाल सबसे अधिक होता है 6200 से 7600 तक। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ से यही पूछेगा कि सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है और सबसे कम किसका होता है? तो सबसे कम किसका? बैगनी का, और सबसे ज़्यादा लाल रंग का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन है कि धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो 0 डायोप्टर होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है कितना? अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसारी ब्रह्मांड, क्या प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डॉपलर के प्रभाव पर। क्या? डॉपलर प्रभाव पर यह आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है कि जल में वायु का बुलबुला, क्या जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस के तरह व्यवहार करता है? तो ये अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। खोज बत्ती सर्च लाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण। क्या? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार के किरणों से है? तो सभी पारदर्शी माध्यम के किरणों से है। क्या? सभी पारदर्शी माध्यम के किरणों से है रमन प्रभाव। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए सीडी यानी कि जिसको कॉम्पैक्ट डिस्क, कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है कि सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या बताएंगे? कॉम्पैक्ट डिस्क। वो ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? तो लेजर बीम का प्रयोग होता है। किसका? लेजर बीम का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब लाल पीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो सफ़ेद होता है। क्या? सफ़ेद होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, मानव आँख दृश्य प्रकाश के किस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है? तो 5500। कितना? 5500 एंगस्ट्रॉम। ओके, चलिए अगला है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8.5 मिनट का, कहीं कहीं 8 पॉइंट कुछ दिया रहेगा, कहीं कहीं सीधा 8 भी लिख देता है। ठीक है, तो आपका लगभग 8.5 मिनट का समय लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंच जाता है? तो 1.3 सेकंड, यानी कि चंद्रमा से पृथ्वी पर आने पर कितना समय लगता है? प्रकाश 1.3 सेकंड लगता है। इंद्रधनुष के रंगों का सही अनुक्रम क्या है? इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम कभी कभी पूछ लेता है, तो आप क्या बताएंगे? बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। ओके, इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन आदि भौतिक परिघटनाएं उत्तरदायी होती है, इसी कारण इंद्रधनुष बनता है। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? अवतल दर्पण पर। क्या? अवतल दर्पण की सहायता से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंख को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी है? तो परावैंगनी किरणें। कौन सी? परावैंगनी किरणें। ओके, चलिए अब हम लोग का अगला चैप्टर है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। ओके, देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जो हैलोजन लैंप का जो तंतु होता है किस मिश्र धातु से बना होता है? तो टंगस्टन एवं सोडियम का। क्या? टंगस्टन एवं सोडियम के मिश्र धातु के निर्मित से बना होता है। 1 किलोवाट का मान कितना होता है? तो 3.6 × 10⁶ जूल 1 किलोवाट के बराबर होता है। ठीक है, चलिए जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? तो 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 होता है आपका। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है। फ्यूज में जो प्रयुक्त तार होता है उसकी क्या विशेषता होती है, तो क्या बताएंगे कि उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विद्युत बल्ब का जो तंतु है किस धातु से बना होता है, तो टंगस्टन से। किससे, टंगस्टन से। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु तो किस धारा की आवश्यकता होती है, तो दिष्ट धारा की, यानी कि डायरेक्ट करंट की, यानी कि दिष्ट धारा की जरूरत होती है। डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है, यह ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है, तो जो डायनेमो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पूछा जाता है कि डायनेमो का क्या कार्य होता है, तो क्या बताएंगे, यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टरबाइन व डायनेमो में क्या, टरबाइन व डायनेमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा यांत्रिकी ऊर्जा। क्या, यांत्रिकी ऊर्जा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होता है, क्या ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। देखे होंगे हर जगह इसलिए ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, क्यों, क्योंकि विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो रेक्टिफायर होता है। क्या, रेक्टिफायर होता है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है, तो का आंसर हो जाएगा आर्गन। क्या, आर्गन गैस होती है। अगला क्वेश्चन देखते लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। मानव शरीर यानी कि शुष्क में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, तो 10 के पावर 6 ओम होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है सामान्य ट्यूब लाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आर्गन के साथ पारा वाष्प, आर्गन के साथ पारा वाष्प भरी जाती है। प्रतिदीप्त बल्ब, क्या प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो मरकरी और नियान भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है, तो चांदी है। क्या, चांदी सबसे सर्वाधिक सुचालक धातु है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो क्या बताएं, कैपेसिटर का, यानी कि संधारित्र का प्रयोग किया जाता है। विभव क्या निर्धारित करता है, तो आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है, तो चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है। श्वेत प्रकाश को नली में तो तंतु को गर्म करके, क्या तंतु को गर्म करके उत्पन्न किया जा सकता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में परिवर्तन करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं, विद्युत मोटर। जो विद्युत मोटर होता है क्या होता है, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के दो उदाहरण बताइए, तो एक डायनेमो है और एक विद्युत मोटर है। ये क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अति चालक का प्रतिरोध कितना होता है, तो लगभग 0 होता है। अगला क्वेश्चन है कि त्वरित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो तांबा का प्रयोग किया जाता है। किसका, तांबा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है चालकता, क्या चालकता, तो इस यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कि सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसके उदाहरण है, तो ये अर्धचालक है। पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है, और 4 विकल्प रहेगा जिसमें से इन तीनों में से कोई एक रहेगा, सिलिकॉन, कार्बन या तो जर्मेनियम। ठीक है, तो ये अर्धचालक है। अगला क्वेश्चन है कि अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है, तो 0 ताप पर। क्या, 0 ताप पर। अगला क्वेश्चन, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है, तो अनंत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है क्या कहलाते हैं, तो अचालक कहलाते हैं, नॉन कंडक्टर कहलाते हैं, यानी कि अचालक कहलाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि चालक पदार्थों के जैसे कि कौन कौन से चालक पदार्थ हैं उनका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, और कौन कौन से अचालक पदार्थ हैं। ठीक है, जैसे चालक पदार्थ जैसे कि आपका कहा धातु में जैसे कि लोहा हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, इस्पात हो गया। ओके, अशुद्ध जल हो गया, पृथ्वी हो गया, वायु, ग्रेफाइट, ये सब क्या है, चालक पदार्थ के उदाहरण है। वहीं अचालक पदार्थ के उदाहरण कौन से होंगे, रबड़ होगा, लकड़ी होगा, शुद्ध जल होगा, कांच होगा, मिट्टी, चीनी मिट्टी होगा, कागज होगा, मोम होगा, रुई होगा, रेशम होगा, प्लास्टिक होगा, एबोनाइट होगा, चमड़ा होगा। ये सब क्या है, अचालक पदार्थों के उदाहरण है। ओके,
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अति चालकता के क्या लक्षण होते हैं? क्या अति चालकता के क्या लक्षण होते हैं? तो शून्य पारगम्यता होती है। नौ आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन है? तो सिरेमिक ऑक्साइड है। कौन है? सिरेमिक ऑक्साइड है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? सिलिकॉन है। अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिश्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डोपिंग कहते हैं। क्या? डोपिंग कहते हैं। डायोड का प्रयोग किस लिए होता है? तो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तन करने के लिए ही डायोड का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? तो चुंबक के दोनों किनारे पर। ओके, चुंबकीय कपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करती है? तो उत्तर। और जैसे माने कि कोई चिंबुक है, उसको आप किसी रस्सी में बांध कर और छोड़ेंगे तो हमेशा किस दिशा में रहेगी? उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रहती है। सीजीएस पदार्थ में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, वेरी इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो मैक्सवेल होता है। क्या? मैक्सवेल होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? क्यूरी ताप कहलाता है। क्या? क्यूरी ताप कहलाता है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? तो चुंबक के मध्य में होती है। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? तो लौह के। क्या? लौह के। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा? तो लटकने की लंबाई पर वो निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम हो जाता है? तो जब वे बहुत अधिक गर्म होते हैं तो उनका चुंबकीय जो गुण होता है कम हो जाता है। लेंज का नियम लेंज का नियम किसके अनुरूप होता है? तो चुंबक फ्लक्स संरक्षण के अनुरूप होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? तो मैग्नेटाइट। क्या? मैग्नेटाइट आपका प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए की जाती है? तो प्रेरित धारा की दिशा। क्या? प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के द्वितीय या दाएं हाथ का नियम कहते हैं उसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम की खोज किसने की थी? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का तो हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेट के द्वारा किया गया था। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो जब परिपथ से अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज तार गल जाए और परिपथ टूट जाए, इसीलिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए अगला चैप्टर है हम लोगों का नाभिकीय भौतिकी। क्या? नाभिकीय भौतिकी है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल, सबसे पहले तो यहाँ पर समझिए कि भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो D2O होता है। क्या? D2O होता है भारी जल का। पूछ लिया जाता है कभी कभी कि भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो D2O होता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। क्या? न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन, ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया गया? तो ग्लेन टी सीबोर के द्वारा। क्या? ग्लेन टी सीबोर के द्वारा किया गया। रेडियोधर्मी क्षय क्या होता है? तो नाभिकीय पदार्थों का नैसर्गिक क्षय होता है। ओके, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? CD एंडरसन ने। कौन? CD एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है? क्या? तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना सबसे बड़ा यही कारण होता है। भारत में रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडारण है। क्या है? प्लूटोनियम। क्या? प्लूटोनियम है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। क्या? नाभिकीय संलयन पर आपका हाइड्रोजन बम कार्य करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? तो अल्फा, बीटा एवं गामा किरण है। ओके, अब सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। क्या? सूर्य जो नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा को निर्माण करता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में क्या, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट और भारी जल का। किसका? ग्रेफाइट और भारी जल। भारी जल का जल क्या होता है? D2 आपका उसका सूत्र होता है। मेसान की खोज किसने की थी? तो हिडेकी युकावा ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि देखिए यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन है कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? तो गामा किरणों के कारण। क्या? गामा किरणों के कारण। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है? तो थोरियम है। कौन सा? थोरियम है। ओके। भारत में अणु बम का विकास किसने किया था? भारत में अणु बम का विकास किसने किया था? तो राजा रमन्ना ने। डॉक्टर राजा रमन्ना ने अणु बम का विकास किया था। परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आणविक भट्ठी में। किसमें? आणविक भट्ठी में ही परमाणु रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ओके। हाँ, यहाँ से देखिए यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा फिर आपसे कि जो परमाणु बम है ये किस पर कार्य करता है? तो क्या बताएंगे? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। क्या? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि हाइड्रोजन जो बम है ये नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। क्या? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होता है। कौन? हाइड्रोजन बम। और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन। इसको याद रखिएगा। भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है? तो कौन सा है? नरौरा है। ठीक है, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? तो ऑटो हान एवं फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने की थी। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ से आपका जो भारत में स्थापित प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र है इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। पूछा जाता है जैसे कि तारापुर पूछेगा कि कहाँ पर है? तो क्या बताएंगे? महाराष्ट्र में। रावत भाटा कहाँ पर है? राजस्थान में। कल्पकम कहाँ का है? तमिलनाडु में है। नरौरा कहाँ है? आपका उत्तर प्रदेश में है। काकरापार कहाँ पे? गुजरात में है। कैगा कहाँ का है? कर्नाटक में। और कुंडनकुलम कहाँ पर है? तो आपका बताएंगे तमिलनाडु में है। ओके, चलिए अब यहाँ से हम लोग मिसलेनियस देखेंगे, यानी कि विविध, यानी कि सब कुछ यहाँ पर जोड़कर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसी में आपका अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिलता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या होगा? आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा? तो रासायनिक ऊर्जा। क्या? रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। बोलोमीटर का प्रयोग किससे मापने में किया जाता है? तो उसमें विकिरण या उसमें तापमान को मापने में किया जाता है। किसका? बोलोमीटर का प्रयोग। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को मनुष्य द्वारा सुना नहीं जा सकता है। ओके, अगला बताएंगे जल का हिमांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कितना कार्य किया? तो 0 कार्य किया। क्या? 0 कार्य किया वो। और आगे देखते हैं चलती बस के अचानक रुकने पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चलती बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? तो जड़त्व के कारण। किसके? जड़त्व के कारण ही। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है? तकाशी हिरोज। कौन है? तकाशी हिरोज हैं। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक 200 कितना, यानी कि माइनस में आपका 212 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सी ब्रेक प्रभाव। क्या? सी ब्रेक प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है? तो 47 डिग्री सेल्सियस। क्या? 47 डिग्री सेल्सियस। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें क्यों फट जाती हैं? तो पाइप में पानी जमने पर पाइप का पानी का आयतन क्या होता है? बढ़ने के कारण ही फट जाती है। अगला क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ओके,
इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। किसको क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो विद्युत रोधी कहलाते हैं। क्या? विद्युत रोधी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव कितनी होती है? 1 होती है। किसी कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? तो धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। घर्षण एवं स्नेहक के अध्ययन को क्या कहते हैं? घर्षण एवं स्नेहक के अध्ययन को क्या कहते हैं? ट्राइबोलॉजी कहते हैं। क्या? ट्राइबोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, क्या राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। लेजर का पूर्ण रूप बहुत ही पूछा जाता है फ्रेंड्स कि लेजर का पूर्ण रूप क्या होगा? तो क्या होगा? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? तो अटाकामा पेरू में स्थित है। कहाँ पर? अटाकामा पेरूस में। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रा एक्सरे वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया था? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई है? तो मुंबई में की गई है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो यूरी गागरिन रूसी अंतरिक्ष यात्री है। 1961 ईस्वी में गए थे। अगला क्वेश्चन, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा है। रूसी अंतरिक्ष यात्री 1963 ईस्वी में गई थी। जीआईएफ का पूर्ण रूप पूछा जाता है। क्या? जीआईएफ का पूर्ण रूप पूछा जाता है फुल फॉर्म? तो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। क्या? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है? तो उद्दीप्तित विकिरण आपका उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का कितना प्रतिशत होता है? तो लगभग 3.3% होता है। चलिए, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होता है? तो गोलाकार होता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गलनांक घटता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब बढ़ जाएगा। ओके, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? तो पारा ध्वनि कहलाती है। क्या? पारा ध्वनि यानी कि अल्ट्रासाउंड सोनी कहलाती है। चलिए, गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? तो अनुदैर्ध्य होती है। क्या? अनुदैर्ध्य तरंगें होती है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणें को कौन अवशोषित करता है? तो ओजोन परत। क्या? ओजोन लेयर ही अवशोषित करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब भी क्या होता है? घट जाता है। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। प्रकाश, रेडियो तरंगे और तथा एक्स किरणें किस प्रकार के विकिरण है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण है। क्या? विद्युत चुंबकीय विकिरण है। आगे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है कि लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर इंगित करती है? तो उत्तर दिशा की ओर इंगित करती है। ओके, चलिए, हीटर के तार किस धातु से बने होते हैं? तो नाइक्रोम के बने होते हैं। आपके घर में भी हीटर होगा, देखे होंगे। तो किस जो धातु जो बना होता है किस मेटल का यानी किस धातु का बना होता है? उसका जो तार होता है जो रेड मतलब कि जलाने पर लाल हो जाता है तो नाइक्रोम का होता है वो। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग इसमें। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग भौतिक रसायन विज्ञान से संबंधित भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से भी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो क्या बताएंगे? नई दिल्ली में। भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। भारतीय सर्वेक्षण विज्ञान कहाँ है? देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। भारतीय मौसम विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ है? नई दिल्ली में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जादूगोड़ा में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है? जमशेदपुर में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है? मुंबई में है। ओके, आगे और देख लेते हैं।
इसी तरह थोड़ा सा इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, एक बार दो बार रट लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी देखने को पूछ लिया जाता है, जैसे कि भाभा परमाणु अनुसंधान कहाँ पर है, तो ट्राम्बे में है। ओके, इसी तरीके से आगे आप लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए इसको भी मैं करा देता हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है रूपांतरण वाला, ऊर्जा का रूपांतरण का। जैसे कि पूछेगा कि विद्युत हीटर जो है उसका रूपांतरण क्या करता है, जो विद्युत हीटर होता है वो क्या करता है, तो क्या करता है विद्युत हीटर, विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित करता है। जैसे कि आपका डायनामो पूछ लेगा कि डायनामो क्या करता है, तो यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ओके, कार की जो बैटरी होती है क्या करती है, जो बैटरी होती है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ओके, चलिए विद्युत जो बल्ब होता है ये विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, आगे देखेंगे तो इसी तरीके से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको एक दो बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से मापन उपकरण है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जैसे कि क्या पूछेगा कि अल्टीमीटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो क्या बताएंगे, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए। ओमीटर का प्रयोग क्या होता है, विद्युत धारा की तीव्रता मापने के लिए। ऑडियोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। एरोमीटर का प्रयोग वायु एवं गैस का भार का तथा घनत्व मापने के लिए। ओके, बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। कैलोरीमीटर का प्रयोग ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से इसको देख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक दो बार इसको आप लोग क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे, दोहरा लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यहाँ से थोड़ा सा एक यहाँ पर दिखाई दे दिया, यहाँ बहुत ही कई बार पूछा जाता है सिस्मोग्राफ भूकंप तरंगों की तीव्रता मापने के लिए, और स्पीडोमीटर गतिमान वाहन की गति को मापने के लिए। ओके, तो बस यही था फ्रेंड्स आज की वीडियो। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन काफ़ी यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखे हैं। वीडियो आपको कैसी लगी है, यदि आप वीडियो पूरा देखे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं और वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल पर ज़्यादा दिन से जुड़े हैं लेकिन अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्या सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर जैसे करेंगे तो यहाँ पर एक ऑल का ऑप्शन आएगा, उस पर आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा, ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे। अब इसी में आपका बायोलॉजी का या तो केमिस्ट्री का वीडियो आने वाली है इसके बाद, यानी कि कल आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, धन्यवाद।